नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों में क्या रहेगा, कामकाज का एजेंडा और कार्यसूची रहेगी, इस पर डालेंगे अगले 1 घंटे में विस्तार से नजर। साथ ही मेहमानों से करेंगे इस पर चर्चा। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, जो हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। इसके अलावा लोकसभा से जुड़ी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। इसके अलावा स्टूडियो में खास मेहमान हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राज्यसभा से बीजेडी सांसद डॉक्टर अमर पटनायक स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पटनायक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा से आरएसपी के सांसद एन के प्रेमचंद्रन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एन के प्रेमचंद्रन जी और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी सांसद डॉक्टर प्रोफेसर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी भी, उनसे भी हम करेंगे आज के एजेंडे को लेकर विस्तार से चर्चा। और आगे हम बढ़ें, एजेंडे पर नजर डालें, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं संसद में आज की सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। आज से दोनों सदनों में होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही कई अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। साथ ही महासचिव कुछ विधेयकों को अनुमति के लिए सदन में करेंगे पेश। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न भी एजेंडे में शामिल। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कल सदन में क्या कुछ खास रहा। आइए रिकैप के जरिए देखते हैं। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। इसके अलावा लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2023 सदन में पेश किया। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने राजकोषीय नीति विवरण 2023-24 पेश किया। आइए सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर का। मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेंद्र, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और दो जो मुख्य मैं कहूँ शुरुआत होती है बजट सत्र को लेकर। पहला ही दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसके बाद हमने कल बजट पेश होते देखा। ये दोनों अहम कामकाज और इसके बाद सदन जिस तरह से इन्वॉल्व होगा। अब हम चर्चा देखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर। कितना अहम रहेगा आज का दिन? प्रीति, जिस तरह से बजट के संसद का सत्र जो प्रारंभ हुआ है 31 तारीख से, जो सबसे पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसके बाद 1 तारीख को बजट पेश किया गया। और सबसे अच्छी बात इस बार जो आपने अगर 2 दिनों में देखी होगी, तो राष्ट्रपति जी जब अपना अभिभाषण दे रही थी तो संसद का जो एक उत्कृष्ट स्वरूप देखने को मिलता है, उस तरह का एक नज़ारा पेश किया गया, जिसमें विपक्ष ने भी कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान, किसी तरह की कोई अपनी बात नहीं रखी। तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आज तीसरे दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। और इस चर्चा की जो शुरुआत होगी वो चित्तौड़गढ़ से जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश जोशी जी, उस धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्ताव रखेंगे चर्चा के लिए। उसके बाद आपको चर्चा देखने को मिलेगी और एक खासी अहम चर्चा मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार की साल भर की जो योजनाएं हैं, जिस तरह का रोड मैप था, उसको राष्ट्रपति जी ने सब देश के सामने रखा, अपने भाषण में उसको बताया, उस पर आज चर्चा देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो अभिभाषण था, उसकी कई अहम बातें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मानी जा सकती है। सबसे पहले अगर देखें तो इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद ने भी अपने अभिभाषण में कोविड काल के दौर की चर्चा की थी, और इस बार भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने कोविड काल की दौर की चर्चा की थी। और उन्होंने इस बार ये बताया कि सरकार ने किस तरह से कोविड से जो लोग सफ़र कर रहे थे उसको ले जाने के लिए और अपने आप को सेफ करने के लिए किस तरह की योजनाएं थी, इस पर बात की उन्होंने। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्टार्टअप की बात की कि भारत ने कितना, जो भारत मोदी सरकार है, इनोवेशन पर कितना जोर दे रही है, उसको लेके जो स्टार्टअप है, करीब 10,000 स्टार्टअप की उन्होंने एक चर्चा की थी, जिसपे काम कर चुकी है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जो मोदी सरकार की एक
अहम योजना है बिल्कुल अमरीन। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसकी चर्चा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 2000 आजादी से 2014 तक जितनी सड़कें बनी उतनी ही लंबाई की लगभग सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी सरकार बना चुकी है। बिल्कुल, तमाम जो सेक्टर्स हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, उनसे जुड़ी उपलब्धियों का जिक्र हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखा। अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे तमाम अपडेट के लिए हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो तीसरे दिन बजट सत्र में लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहेगा, आइए एक बार विस्तार से नजर डाल लेते हैं। आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। जैसा हमने बताया, सांसद चंद्र प्रकाश जोशी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। महासचिव 17वीं लोकसभा के 10वें सत्र के दौरान संसद की सभाओं से पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त 8 विधेयक सभा पटल पर रखेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान तमाम अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखा जाने और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी आज एजेंडे में सूचीबद्ध है। लोकसभा में अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। साथ ही सांसद प्रिंस राज परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। तो आइए जो एजेंडा है उस पर अब मेहमानों से चर्चा कर लेते हैं और हमारे साथ किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी भी फिलहाल जुड़ गए हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। किरीट जी, आज जो एजेंडा है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा है और हम जानते हैं कि जो संसदीय प्रक्रिया है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। 2 ऐसे मौके होते हैं जब संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इस बार जो राष्ट्रपति का अभिभाषण रहा उसे आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इस बार जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण रहा वो आज़ादी के अमृतकाल का पहला राष्ट्रपति जी का अभिभाषण रहा और संसद के दोनों सदनों को जो उन्होंने जो संबोधित किया उसमें पिछले 9 साल में जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बारे में उनको बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस आज़ादी के अमृतकाल का ये पहला अधिवेशन था, तब संयुक्त अधिवेशन था, तब आने वाले 25 साल में देश का विकास कैसा होगा, भारत का निर्माण कैसा होगा, उस बात को लेकर राष्ट्रपति जी ने बहुत सारी बातें बताई। और जिस प्रकार पिछले 9 सालों से जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से हाशिया में बैठे हुए लोग, जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोग, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो बिछड़े हो, चाहे वो दलित, आदिवासी, युवा, महिला हो, इनके बारे में जिस प्रकार से कार्य किया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और देश के लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है कि हाँ, मेरा देश बदल रहा है और नए भारत का निर्माण के लिए जो सरकार जिस प्रकार से काम करती है उसका खूबहू निरूपण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया। बिल्कुल। डॉक्टर पटनायक, जिस तरह से तमाम जो बड़ी बातें हैं, किरीट प्रेमजी भाई ने भी उन बातों को दोहराया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे वो कह रहे हैं कि अमृतकाल में रहा है, G20 की अध्यक्षता के बीच भी अभिभाषण है, एक महिला राष्ट्रपति का अभिभाषण, किस तरह से आप देख रहे हैं इस इवेंट को? पहला तो ये है कि वो तो मेरे स्टेट से ही हैं, उड़ीसा की है वो, और इसलिए तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा था, हम लोग सब जितना वहाँ पे थे। अब देखिए, प्रेसिडेंट के जो स्पीच होता है उसमें गवर्नमेंट का अचीवमेंट्स लिखा जाता है, वो चिराचरित चलता आ रहा है, इसलिए तो वो कहते हैं स्पीच में कि माई गवर्नमेंट। तो इसलिए जो सरकार का उपलब्धियां हैं उसको विभिन्न क्षेत्र में जो है वो प्रेसिडेंट ने उनका स्पीच में रखा है। मेरे ख्याल में देश काफ़ी प्रगति किया है उस दौरान, जीडीपी के नंबर्स के हिसाब से, गरीबों के पास वैक्सीन हुआ, फूड सिक्योरिटी हुआ, देश का वुमेन के लिए, ये यूथ के लिए, सब कुछ में लिखा था।
मेरा एक ही उसमें प्रस्ताव था, ये जो स्पीच होता है उसमें मैं आज तक कभी नहीं सुना हूं जिसमें ये लिखें कि हमारे चैलेंजेस क्या है। ये जो अमृतकाल 25 साल तक रहे, 25 साल एक बड़ा लंबा पीरियड होता है, तो उसमें क्या चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ेगा, इसलिए देश को उसी के हिसाब उसी की तरह प्रस्तुत रहने के लिए मुझे लगता है कि उसमें स्पीच में रखने से अच्छा रहता। दूसरा, फेलियर्स जो भी है, फेलियर्स भी होते हैं काफ़ी, और वो फेलियर्स क्यों हुआ और उसके लिए हमको कैसे सजाग रहना चाहिए, बाउंड्री इश्यू हुआ या किसी भी चीज़ में। और तीसरा चीज़ है, हमारा भारतवर्ष का एक प्रमुख अंग जो फेडरलिज्म का है वो है स्टेट्स में काफ़ी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं, काफ़ी स्कीम्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो फेडरलिज्म की तरफ क्या प्रस्ताव ले रहे हैं कि जिसमें स्टेट्स को ज़्यादा रिसोर्सेज जाएगा, इसलिए सरकार ने क्या किया है, सरकार कैसे स्टेट्स को स्ट्रेंथन किया है, स्टेट्स का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स में कैसे उनका योगदान रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में चर्चा भी किया जा सकता था। और लास्टली ये बोलूँगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो चीज़ अभी 4-5 साल से, बहुत सारे रीजंस हैं उसके बारे में, तो उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं था उसमें। तो मेरे ख्याल में ये तीनों चीज़ में रखूँगा कि ये बहुत बढ़िया स्पीच था, लेकिन ये तीनों चीज़ भी उसमें एड्रेस होता तो मैं मानता कि ये एक हिस्टोरिक स्पीच होता, क्योंकि पहले ये चैलेंजेस के बारे में या पहले फेलियर्स के बारे में कभी लिखा नहीं गया, लेकिन ये सिंस में 25 साल तक हम सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन ले रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस भी होने ही है, तो उसको भी लिखते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहता। ठीक है। एन.के. प्रेमचंद्रन जी, हम जानते हैं जैसा अभी डॉक्टर पटनायक भी कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनकी डिटेल्स होती है, उनका विवरण होता है, और कहीं ना कहीं जो देश की सोच है और जो विकास की दिशा रहेगी वो नागरिकों के सामने, आम जनता के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए जाती है, और ये एक अहम संसदीय दस्तावेज होता है। किस तरह से आप देख रहे हैं, आपकी नजरों में राष्ट्रपति का अभिभाषण इस बार? पहला बात, ये एक महिला राष्ट्रपति जी ने हमारे राष्ट्र को अभिसंबोधन किया, संयुक्त सभा में अभिसंबोधन किया, वो हिस्ट्री नहीं है। 5 साल हमारा पूर्व राष्ट्रपति जी इधर था, 5 साल अभिसंबोधन भी किया, सो कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन एक शेड्यूल्ड ट्राइब, ए प्रेसिडेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। महिला की अभिसंबोधन को कोई भी प्रत्येकता नहीं है, कोई की स्पेशलिटी नहीं है, क्योंकि 5 साल हमारा राष्ट्रपति जी एक महिला था। वो कांग्रेस की समय में उन्होंने उसको चूज किया, 5 साल राष्ट्रपति जी था। लेकिन मैंने डॉक्टर पटनायक को फुल्ली समर्थन करता है, क्योंकि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, राष्ट्रपति जी का अभिसंबोधन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये समन्स भेजना चाहिए। वो समन्स क्यों? मैंने समन्स दिया बोथ हाउसेस को समन करने, वो बोथ हाउसेस को कन्वीन करने के लिए समन्स दिया। क्यों? डिस्कस करने के लिए। क्या डिस्कस करने के लिए? पॉलिसी पर्सपेक्टिव हैव टू बी सेट इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच, बट अनफॉर्चुनेट, it is quite unfortunate to say that the presidential speech was fully the achievements of the government during the last 9 years. 9 साल का अचीवमेंट्स को डिटेल स्टेटमेंट है राष्ट्रपति का अभिसंबोधन, यह नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन एंड द प्राइस राइज एंड पॉवर्टी, 3 मेजर चैलेंजेस हमारा राष्ट्र को अभिसंबोधन करने के लिए क्या क्या पॉलिसी डायरेक्टिव्स मेरा गवर्नमेंट करेगा coming years or the next year. This is the presidential speech. Proclamation of the policy of the government is the presidential speech. Yes, मैं समर्थन करता है अचीवमेंट्स को भी अच्छी तरह स्टेटमेंट देना, उसके साथ वो अचीवमेंट के साथ क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या मेजर्स कमिंग साल में, नेक्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए, उस पॉलिसी को एक डायरेक्शन देना। That is the direction from the President of India. From that, we, the people of India, could understand the policy directives or the policy perspectives of this government. लेकिन बहुत निराशाजनक बात है कि प्रेसिडेंशियल स्पीच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुरोध नहीं है, केवल एक अचीवमेंट्स के 9 साल का अचीवमेंट्स के स्पीच था, वो भी 9 स्टेट्स में, 9 राज्य में इलेक्शन हो रहा है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो है, उसको अचीवमेंट्स, इट इज ए कलेक्शन ऑफ अचीवमेंट्स
ड्यूरिंग द लास्ट 9 years ऑफ द नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट का अचीवमेंट का स्पीच ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव, पॉलिसी डायरेक्टिव स्पीच नहीं है। इसी कारण और इसी रीजन मैंने उसको टोटली निराशाजनक स्पीच है राष्ट्रपति जी के अभिसंबोधन। बिल्कुल। आइए, लोकसभा में तो ये एजेंडे में शामिल है ही। राज्यसभा में आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य हैं जो सूचीबद्ध है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। राज्यसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण इस चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव का समर्थन सांसद प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न भी पूछे जाने हैं। साथ ही नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। इसके साथ ही सदन में पूर्व दिवंगत सदस्य शांति भूषण को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट देने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय जुड़े हुए हैं। अखिलेश, संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण की व्यवस्था है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब जब संसद की संरचना राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर होती है, हम जानते हैं, और राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी संसदीय प्रक्रिया का एक खास हिस्सा है। ऐसे में जब बजट सत्र की शुरुआत, साल के पहले सत्र की शुरुआत, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण और तमाम जो बातें हैं वो यहाँ मेहमानों ने रखी भी हैं, किस तरह से इसको समझा जाए संसदीय प्रक्रिया का एक खास हिस्से के रूप में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, इस साल की राष्ट्रपति का अभिभाषण जिस तरीके से हुआ, कोई भी व्यवधान नहीं किया गया, किसी भी सदस्य ने कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया, तो एक कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत इस बजट सेशन के लिए है। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, एक तरह से वो राष्ट्रपति देश की गार्जियन है, और न सिर्फ एक कह सकते हैं कि सरकार जो मेरी सरकार वो बोल रही थी, इसके अलावा उनका एक संदेश ये होता है कि अपनी सरकार के माध्यम से वो पूरे देश के लोगों को बता रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, और एक यह भी कोशिश करती हैं वो कि किस तरीके से जो आगे आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा होगी देश की। तो कह सकते हैं कि इस मामले में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह एक एजेंडा सेट करने की स्थिति होती है, और इसीलिए बजट सत्र की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो लाया जाता है उस पर चर्चा होती है। नाम रखा जाता है निश्चित तौर पे धन्यवाद प्रस्ताव, लेकिन इसके तहत माना यह जाता है कि सरकार की जो भी नीतियां हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण के आलोक में उन नीतियों की कह सकते हैं कि काफ़ी समीक्षा होती है। सत्ता पक्ष अपने हिसाब से उन नीतियों के बारे में बोलता है, विपक्ष अपने नीतियों के हिसाब से बारे में बोलता है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है बजट सत्र में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू हुआ सदन में तो उस समय और कोई बात नहीं उठेगी। और आज मैं बताऊँ प्रीति कि आज ही 267 के तहत कई मामले ऐसे हैं जो विपक्ष के सदस्य उठाएंगे। इसमें कि एलओपी जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने भी अडानी के मामले पे कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा संजय सिंह ने दिया है जो आम आदमी पार्टी के हैं। कई सदस्यों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले पे भी बोलने की कोशिश करेंगे। तो लगता है कि जो शुरुआती है, आज शुरुआती सत्र विपक्ष अपने भी तेवर दिखाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा शून्यकाल में जो मामले उठते हैं, 15 शून्यकाल में मामले आज उठाए जाने के लिए चिन्हित है, जिसमें कि एक अमर पटनायक जी का भी मामला है, वो PMKY के बारे में रीस्टार्ट करने के बारे में करेंगे। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन का है जो कम्युनल हार्मनी के बारे में कर रहे हैं। उसके अलावा करीम साहब का है, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट की बोरोइंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात करें, उनको कोई लिमिट ना लगाया जाए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि धन्यवाद प्रस्ताव के बाद और उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे के बाद और कल बजट के बाद आज का ये पहला दिन कैसा होता है। मुझे लगता है काफी रोचक दिन होगा। बिल्कुल, तमाम और अपडेट लेंगे आपसे। क्या सरगर्मियां हैं सत्र शुरू होने से, कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले? अखिलेश, इसके लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जो चर्चा है वो आगे बढ़ाते हैं। अमर पटनायक जी, राज्यसभा में जिस तरह से हमारे जो सहयोगी है वो जानकारी दे रहे हैं कि नियम 267 के तहत कुछ नोटिस भी दिए गए हैं। माना यह जा रहा था कि बजट सत्र की जो शुरुआत है वो आमतौर पर माना जाता है कि बहुत शांतिपूर्ण होती है, क्योंकि कुछ जरूरी कामकाज है जो निपटाने होते हैं और सदस्यों का सहयोग होता है, चर्चा के जरिए जरूर वो मामले उठाते हैं। तो कामकाज को लेकर क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं फिलहाल? क्या रणनीति रहेगी विपक्ष की? मुझे तो लगता है कि 267 में जो नोटिस दिए हुए हैं डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टीज, और दो इशू पे ऊपर दे रहे हैं। एक तो अदानी का जो रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और दूसरा चीज़ है बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री।
तो ये अभी हाल में ही हुआ है। आप देखिए 15 दिन पहले के अंदर ये हुआ है। तो इसके ऊपर ऑपोजिशन का काम तो है, वो इसको इशू को उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें चेयरमैन साहब के ऊपर ये डिसीजन है कि वो 267 का नोटिस को अलाउ करेंगे या नहीं। जो चेयरमैन अभी हैं वो इस रूल के ऊपर बहुत कड़ा उनका पोजीशन रखे हुए हैं कि रूल को पूरी तरह पालना चाहिए। उसमें मेंशन करना चाहिए कि कौन सा रूल में क्या आपको एग्जैक्टली किस चीज को बंद करके रखना है। पूरा सत्र को, पूरा सेशन को, पूरा डे को बंद कर रखने का उनका वहां पे उनका जो इंटरप्रिटेशन है कोई प्रावधान नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो शुरुआत होगा 377 नोटिस 0 आवर जिसको बोलते हैं, इसको चलाने में अपोजिशन हाउस के साथ रहेगा, चेयरमैन के साथ रहेगा। मुझे तो बहुत दुख होगा क्योंकि मैं जो 0 आवर उठाया हूँ वो प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना को रिस्टोर करने के लिए, जो गरीब लोगों के पास पहले 10 किलो चावल पहुंचता था अभी 5 किलो पहुंचेगा। तो जो 5 किलो चावल उनके पास नहीं पहुंचेगा, ये उड़ीसा जैसे राज्य में 3.5 करोड़ जो गरीब हैं उनको बहुत प्रभावित करेगा, और वो अभी भी कोविड का जो प्रकोप है उससे निकले नहीं है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास था कि इसको यहाँ पे सदन में रखें, सरकार के पास पेश करें कि इसको उड़ीसा के क्षेत्र में बढ़ा के रखना चाहिए और इसको बंद नहीं करने के लिए। लेकिन मुझे पता नहीं आज मुझे चांस मिलेगा कि नहीं। जी, एनके प्रेमचंद्रन जी, जिस तरह से अभी डॉक्टर पटनायक भी बोल रहे हैं कि किस नियम के तहत कौन सा जो कार्य है उसको स्थगित करना है, एक तरह से एडजर्नमेंट मोशन को लेकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर बार बार जो चेयर हैं, जो अध्यक्ष हैं, साथ ही जो सभापति हैं, वो इसको लेकर चिंता जताते रहे हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि शुरुआत में ही इस तरह के नोटिस मिलना किस तरह की संभावना है और किस तरह का संकेत आप समझते हैं इसे कार्रवाई के दौरान? लोकसभा में 2 प्रोविजन से, रूल्स ऑफ बिजनेस में 2 प्रोविजन से 377 का बात है, रूल 377 एज वेल एज रूल 50। रूल 50 के साथ हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। उसी एडजॉर्नमेंट मोशन सभी प्रोसीडिंग्स, हाउस का सभी प्रोसीडिंग्स को एडजॉर्न करो और ये बहुत बड़ा मामला को डिस्कस चर्चा होना चाहिए है। रूल 50 दैट इज एडजॉर्नमेंट नोटिस और मोशन ऑफ एडजॉर्नमेंट एंड 377 वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर को भी हाउस में लेना चाहिए। उसी के साथ हमने रिटर्न टेक्स्ट देना है। वो 377 के साथ रिटर्न स्पीच और रिटर्न वर्जन हैज टू बी गिवन इन एडवांस, सो यू आर ओनली परमिटेड टू रीड द रिटर्न टेक्स्ट इन द हाउस। एज फार एज रूल 50 इज कंसर्न, 0 आवर नोटिस के बाद में हमको एक स्पीच का सबमिशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ओरल सबमिशन का परमिशन है। लेकिन as far as 377 is concerned, text of the speech or text of the motion or text of the submission can only be read out in the house, or most of the time it is laid on the house. आज आप सबको जानता है कि so many notices ने विपक्ष के साथ दिया। एक बात है, बीबीसी के बात है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के साथ है गुजरात इंसिडेंट्स का रिपोर्ट है। एंड अगला बात यह है कि या हिंडनबर्गन रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में हमारा इकोनॉमी भी, इंडियन इकोनॉमी भी एक थ्रेट है, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट हाउस इन इंडिया, अदानीज हाउस इन इंडिया, is facing big threat. And also the report is, I'm not going into the veracity of the report, but government has to make a statement regarding all these issues, better clarify the position so as to bring the confidence among the people, to bring the confidence of the investors, what is happening in this country, just like one of the biggest corporate house is facing big threat as far as the stock market is concerned. बिल्कुल। मैं डॉक्टर सोलंकी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अमर पटनायक जी का एक कमेंट और ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें जाना भी है 0 आवर में, जैसे उन्होंने बताया है कि उनका मैटर भी लगा हुआ है। डॉक्टर पटनायक, जब हम आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक कोशिश सरकार की तरफ से यही होती कि चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, लेकिन बिना किसी संशोधन के ये प्रस्ताव पास हो। हम जानते हैं कि संशोधन पिछले कुछ समय में लेकर भी आए गए हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। तो आपको क्या लग रहा है, एक सदन की सहमति, चर्चा हो लेकिन बिना संशोधन के पास हो, क्या ये एक अच्छा संकेत होगा?
मेरे ख्याल में बिना संशोधन पास होना तो अच्छा संकेत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी जो उनका वो पहला स्पीच था, मैं भी आपको बताया हूँ पहले कि उड़ीसा से हूँ और वो शेड्यूल ट्राइब पहला महिला प्रेसिडेंट हैं। जो चीज़ उन्होंने कहा उनका स्पीच में रखे हैं, मेरे ख्याल में उसमें फैक्चुअल कोई इनएक्यूरेसी है नहीं। दूसरा चीज़ है कि उसमें अचीवमेंट्स हैं। मैं कह रहा था कि उसमें और थोड़ा जोड़ा जा सकता था, जिसमें आपको चैलेंजेस भी कह सकते थे। जैसे कि पिछले प्रेसिडेंट जब थे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला था एक पूरा 2-3 पेज उसमें था ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। तो ड्यूटीज क्या करना चाहिए, कर्तव्य आपका क्या रहना चाहिए, तो ऐसा कुछ करने से अच्छा रहता। तो मेरे ख्याल में इसको जो मोशन ऑफ थैंक्स है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, उसको चर्चा हो, विस्तृत रूप से चर्चा हो, लेकिन उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसा नहीं है चीज़ जिसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है। इसमें आप कह सकते हैं कि इसको और थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहिए था, चैलेंजेस फेलियर्स के बारे में भी कहना चाहिए था, जिसमें सरकार ने जितना चाहिए उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता। लेकिन जो है मुझे लगता है कि उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर पटनायक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संसद में आज में, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोलंकी, जैसे आपने दोनों मेहमानों को ही सुना है, राष्ट्रपति ने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे फैसले लेती है। जो तमाम सेक्टर्स की आपने बात की, किसानों, गरीबों का जिक्र, महिलाओं का उन्होंने जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोला, आतंकवाद पर सख्ती के बारे में बोला, आर्टिकल 370 की बात की, 3 तलाक का भी हवाला दिया। तमाम बातें हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया, लेकिन कुछ जो कंसर्न्स दोनों ही मेहमानों ने उठाए हैं, चैलेंजेस को लेकर, फेलियर्स को लेकर, या फिर किस तरह की चुनौतियां हैं जो आने वाले 25 सालों में देश को फेस करनी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बातें चर्चा के दौरान भी सामने आएंगी और इस पर सरकार को जवाब देना होगा? मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरा विश्व में, और जो हमारी संसद है वो सभी दल के लोग आते हैं, और लोकतंत्र का उसको हम मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ जो भी देश की प्रमुख समस्या है उसको उठाने का सभी को पूरा उनको वो जो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो सदन का संचालन होता है, सदन का संचालन जो रूल्स की तहत किया जाता है, रूल बुक की तहत किया जाता है, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मेंबर को, सम्मानीय मेंबर को कोई भी मुद्दा उठाने का उनको पूरा अधिकार भी रहता है। और जहां तक ये जो एडजर्नमेंट मोशन की बात अभी अभी हमारे जो प्रेमचंद्रन जी ने कही, मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, और पार्लियामेंट्री विषय में उनका जो एक ज्ञान है मैं उसको बहुत मान की दृष्टि से देखता हूं। मगर दिस इज माई 3rd टर्म एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेरा 3रा टर्म है, और ये पूरा जो 17वीं लोकसभा है उसमें मेरे हिसाब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन एडजर्नमेंट मोशन नहीं दी गई है। पहला 11 बजे हमारा सभी मेंबर्स का क्वेश्चन ओवर होता है, बाद में 0 ओवर आता है, 377 आता है, प्रमुख या महत्वपूर्ण बिल पर हम चर्चा करते हैं। मगर मेरा अनुभव है, मैं हमेशा सदन में बैठता हूं और मैं उसकी जो है उसका मैं हिस्सा लेता हूं, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जहां एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि एडजॉर्नमेंट मोशन इज सच ए वेपन कि इट शुड बी सिलेक्टिवली यूज। यहाँ हर दिन 3-4 एडजॉर्नमेंट मोशन आती है, और हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब उस बात का फैसला करते हैं, और जो स्पीकर साहब जो फैसला करता है उस हिसाब से हम उसका सम्मान करते हैं। एडजर्नमेंट मोशन को अगर स्पीकर साहब उसका जो स्वीकार करते हैं, अगर उसकी चर्चा करते हैं, तो कोई भी चर्चा सदन चर्चा के लिए होता है, डिबेट के लिए होता है, तो चर्चा और डिबेट होनी चाहिए, उससे हमारी कोई ऐसा नहीं है। मगर सदन में रूल बुक के हिसाब से होता है, सदन में कोई भी नियम के तहत चर्चा होती है तो सभी लोग, जो विपक्ष के लोग भी बैठते हैं, और उसका जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका चयन करती है सब। तो ये सरकार की ओर से मैं भी इतना कहता हूं कि सरकार ने आज तक कोई भी मुद्दा पर जो चर्चा करने से इनकार नहीं किया है, मगर एवरीथिंग शुड बी विद इन द फ्रेम ऑफ रूल बुक होना चाहिए। और चर्चा, और जहां तक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो या इस बजट का सवाल है, इस सरकार की मैं अगर आपको प्रमुख जो उपलब्धियों में से मैं एक उपलब्धि बताऊं, तो इस सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी फैसले लिए हैं,
वो मैंने पहले बताया इस प्रकार से, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो हाशिए पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो गरीब परिवार से आता है। चाहे आप जनधन योजना की बात करो, चाहे आप उज्ज्वला की बात करो, आप आयुष्मान भारत की बात करो, शौचालय निर्माण की बात करो, इतने जो फैसले दिए हैं वो कॉमन पब्लिक के लिए दिए गए हैं। और इस सरकार ने जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए जितने फैसले लिए हैं, मैं बहुत विनम्रता से मगर बहुत विश्वास से कहता हूं कि ऐसे फैसले पहले की किसी भी सरकारों ने नहीं लिया है। ठीक है, एनके प्रेमचंद्रन जी, थोड़ा सा वही जो नोटिसेस हैं और जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी एक कमेंट और आपसे चाहूँगे। आपने भी कहा कि जो नोटिस हैं उनका सही तरह से इस्तेमाल होना चाहिए और सिर्फ कामकाज में बाधा पैदा करना मकसद नहीं होना चाहिए, अवरोध के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, जैसे मैंने कहा G20 की अध्यक्षता का साल है, अमृतकाल का समय है, आपने खुद इस बात का जिक्र किया, और इस समय जो संसद की कार्रवाई है, हम जानते हैं कि सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर की उस पर नजरें हैं। तो आपको लग रहा है कि एक अच्छा संकेत, एक अच्छा संदेश संसद के अंदर से जाना चाहिए और कामकाज कहीं ना कहीं डिस्कशन हो, डिसरप्शन ना हो, जो बार बार चेयर भी कहते रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैसेज जाना चाहिए इस टाइम पे? मैम, हमारा प्रेम सोलंकी जी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि रूल 50 का प्रोविजन का सीरियसनेस कम हो रहा है। आज सभी दिन सभी मेंबर्स एडजॉर्नमेंट मोशन नोटिस दे रहा है, उसको स्पेसिफिक प्रोविजन है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर्स, एंड उसको भी एक विषय में एक दिन एक नोटिस दिया हो तो उसी सेशन में कोई अगला नोटिस देना नहीं, वो स्पेसिफिक प्रोविजन है। लेकिन सभी दिन से एक पार्टी में, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी में 4 मेंबर्स अलग अलग विषय में एडजॉर्नमेंट नोटिस देता है। उसका मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है वो? दिस इज अ पार्टी डेमोक्रेसी। उस पार्टी डेमोक्रेसी में द पार्टी हैज टू सेलेक्ट विच इज द सब्जेक्ट टू बी टेकन एंड व्हाट इज द मैटर टू बी टेकन, एंड एडजॉर्नमेंट नोटिस किसी विषय में देने को उस पार्टी ने डिसाइड करना, वो उसके साथ नोटिस करना। फिर एक पार्टी में अलग अलग नोटिस देता है एंड सभी दिन देता है, एक विषय में सभी दिन देता है, उसको सीरियसनेस, एडजॉर्नमेंट नोटिस को सीरियसनेस अभी नहीं है। मैंने ये, दिस इज माय 4th टर्म इन लोकसभा, 1 टाइम आई वाज इन राज्यसभा। मेरा अनुभव, पूर्व अनुभव यह है कि एडजॉर्नमेंट नोटिस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया है। लेकिन आज मैंने स्पीकर से सभी समय मैंने इस बात किया कि इसको अलाउ नहीं किया, और अलाउ वो अलग बात है, लेकिन नोटिस देने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन रूल 50 में है, उस प्रोविजन को कंप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज वो नोटिस को नहीं भी एडमिट करना। ये है मेरा सवाल, मेरा पॉइंट। लेकिन सेकंड पॉइंट इज, ये adjournment motion has to be accepted in some of the very important cases. That is, then the seriousness of the debate will also get a good momentum. So adjournment notice on very important, very serious matters, then the speaker, the government, VPATs, everybody will take serious if you are giving on rarest of rare and very, very extraordinary situations only this adjournment motion will be accepted. Quite unfortunate that every day we are giving the adjournment notice and it will come on record. So some provision has to be made or strict compliance of the rules has to be made, number one. And regarding the President राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में हमारा साथी ने just now told that it is, yeah, achievements को बोलना, 9 साल की अचीवमेंट को अच्छी तरह बोलना, बट उसी समय हमारा पॉइंट ये है कि उसी समय क्या क्या है हमारा चैलेंजेस, उस चैलेंजेस को कैसा एड्रेस करना, उस एड्रेस करने के लिए क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमने लेना चाहिए, और व्हाट आर द पॉलिसीज और व्हाट आर द प्रोग्राम्स व्हिच यू आर गोइंग टू टेक इन द कमिंग ईयर्स। उसी वो बात राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में मिसिंग है। इट इज द पॉइंट व्हिच वी वुड लाइक टू हाईलाइट इन द हाउस इन द राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में। ठीक है, और धन्यवाद प्रस्ताव की बात अब कर रहे हैं। जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, और इस पर जो डिस्कशन है वो बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ब्रॉड डिस्कशन हम देखते हैं, इस पर अलग अलग सुझाव भी आते हैं। जो मैंने डॉक्टर पटनायक से भी सवाल पूछा था, प्रेमचंद्रन जी, आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में एक राय होना और बिना किसी संशोधन के उसका पास होना, इसको कितना जरूरी आप मानते हैं? हमारा लोकसभा और राज्यसभा का परंपरा था,
वो संशोधन के बिना राष्ट्रपति जी का अभिसंबोधन का पास करना है, पारित करना चाहिए। लेकिन सम केसेस आप सब अच्छी तरह मालूम, राज्यसभा में एक और 2 टाइम्स वो संशोधन के साथ संशोधन को रिजेक्ट किया और संशोधन के साथ भी राष्ट्रपति का अभिसंबोधन पर समर्थन प्रस्ताव को भी दिया है। लेकिन हमारा परंपरा है कि राष्ट्रपति जी का अभिसंबोधन को बिना संशोधन के साथ पास करना चाहिए। लेकिन इफ यू वांट टू हाईलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, for example, I think that during the time of demolition of Babri Masjid and subsequently in some very important events in Rajya Sabha, the motion was passed with amendments and that has been sent to, it is not a disrespect to the president, it is a provision. मैंने भी आज 20 संशोधन नोटिस दिया इस हमारा राष्ट्रपति का अभिसंबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव में मैंने 25 नोटिस दिया। उस नोटिस क्यों देना, एक प्रोविजन है हमारा रूल बुक में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में एक प्रोविजन है कि गवर्नमेंट को उसी विषय में अलर्ट करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का विषय है, हमारा राज्य का विषय, हमारा राष्ट्र का विषय, very important mamlas which was not been addressed by the president. So we want to bring to the notice of the government through the parliament that these are the issues which are not being addressed by the president. So the government has to be alert on these issues. This is a provision as per the rule book we are getting. So we are using it. But उसी संशोधन में हमने नई वोट नहीं मांगे हैं और नहीं, we will not demand for vote. We will not demand for a division. It is a procedure by which the government will get a knowledge about the members' aspirations and demands. And that is why the rule book, there are lot of provisions. People are asking to us how we are making. There are lot of provisions by which your issues can be brought to the notice of the government. There are lot of provisions it can be made use of. This is one of the provision by which the government can be brought to the notice of the genuine issues of the country as well as your state as well as your constituency. बिल्कुल। और एक बार फिर हम अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का ये रुख कर लेते हैं। अखिलेश, फिलहाल और क्या अपडेट मिल रहा है? जो 267 के तहत, नियम 267 के तहत नोटिस दिए गए उनके बारे में आपने जानकारी दी, जो और बारीक एजेंडा है उसके बारे में बताया। हमने यहाँ प्रेमचंद्रन जी को भी सुना है और साथ ही डॉक्टर सोलंकी भी बता रहे हैं। अभिभाषण पर चर्चा के लिए वो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके जरिए जो सांसद हैं वो अपने एस्पिरेशन को रख सकते हैं, जो अपने कंसर्न्स हैं उनको सामने रख सकते हैं। और उन्होंने भी कहा कि इस पर डिस्कशन हो सकता है, सरकार के संज्ञान में ये बात लाई जा सकती है, लेकिन एक आम राय के साथ जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो एक आम राय से पास किया जा सकता है। राज्यसभा को लेकर, इसे लेकर क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल आपको? देखिए प्रीति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में जो चर्चा शुरू होगी, बीजेपी के लक्ष्मण उसका प्रस्ताव कर रहे हैं और प्रकाश जावड़ेकर उसका समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने दोनों सदस्यों को समर्थन और प्रस्ताव के रूप में रखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ये है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्ष के सहयोग के बिना सदन नहीं चल सकता है। जो हमने भी अनुभव किया है कि विपक्ष के साथ एक तरह का तालमेल बनाना सदन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आज जो मुझे सूचनाएं मिल रही कि सरकार की तरफ से तो पूरी तैयारी है कि राष्ट्रपति के धन्यवाद भाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा की शुरुआत हो, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से जो मुझे सूचनाएं मिल रही कि अभी 10 बजे एक बैठक हो रही है विपक्ष के फ्लोर लीडर की। पहले कांग्रेस की बैठक हुई है और अभी 10:30 बजे करीब विपक्ष के सारे फ्लोर लीडर्स की बैठक हो रही है और उसमें ये लोग ये तय करेंगे कि इस सत्र की रणनीति क्या होगी। और निश्चित तौर पर अभी तकरीबन सभी विपक्षी सदस्यों के बीच में इस बात को लेकर एकता है कि वो कुछ मामले वो उठाएंगे। अब किन मामलों पे किस तरीके से उठाएंगे, इस बात पे चर्चा होनी है। दूसरी एक चर्चा विपक्ष के बीच में यह भी आ रही है, जो मुझे सुनने में मिल रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे जो चर्चा होगी उसमें चर्चा में सदस्य भाग ले और भाग लेकर भी अपनी बातें कहें। तो हो सकता है कि रूल 267 के तहत जो अगर सदन उपराष्ट्रपति की तरफ से जो सभा अध्यक्ष है, राज्यसभा के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से अगर अनुमति नहीं भी मिलती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे वो चर्चा में भाग लेंगे और अपनी बात कहेंगे। तो इसी तरह के संदेश मुझे मिल रहे हैं और देखना होगा कि फ्लोर लीडर्स की मीटिंग जो हो रही है उस मीटिंग में क्या चर्चा होगी। लेकिन जो अंडरलाइनिंग करंट है वो यही है कि ये जो इसलिए मामले हैं, इतने सारे
सारे मामले हैं, उस मामले पर वे बोलने से चूकना नहीं चाहते हैं। भले ही वो एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं स्वीकार हो, लेकिन ये सदन में उन सारे मामलों पे वे बोलना चाहते हैं। तो जो कह सकते हैं कि इसे एक तरीके से स्वस्थ परंपरा भी मानी जाएगी, जिस परंपरा के तहत तो संशोधन हो या नहीं हो, लेकिन चर्चा हो और चर्चा में सारे मुद्दे उठें, और सरकार को जब अंत में धन्यवाद प्रस्ताव पर जब जवाब देना होगा तो उस जवाब में वो बातें झलके, तो इसी ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है प्रीति। बिल्कुल। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर सोलंकी, जो अपडेट अभी अखिलेश हम तक पहुंचा रहे हैं, जो अंडर करंट की वो बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत है आप लोग के लिए? नहीं, जहां तक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का सवाल है, मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत ही अहम दस्तावेज होता है, और बजट सत्र की शुरुआत में महामहिम राष्ट्रपति जी उनको दोनों सदनों को, संयुक्त सदनों को संबोधन करते हैं, और सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ मैं स्वीकार करता हूं प्रेमचंद्र जी का जो उन्होंने कहा उस बात का कि जो चैलेंज है उसको भी हम स्वीकार करते हैं, और सदन में जब चर्चा होगी तो सभी दल के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और चैलेंजेस के बारे में भी हम उसको हम वहाँ चर्चा होगी। मगर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो पिछले 9 साल में जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व नीचे की सरकार ने जिस प्रकार से उपलब्धियां हासिल की है, मैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊं। अभी अभी हमने विश्व की सबसे बड़ी महामारी, मैं तो स्वयं आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, और मैंने मेरा 50 इयर्स का मेरा कार्यकाल रहा है एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, और 50 साल में मैंने बहुत महामारी देखी, मगर जो कोरोना महामारी आई है, ऐसी महामारी मैंने अभी तक नहीं देखी है। इस महामारी को जिस प्रकार से टैकल करना, इस महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीन अपने देश में बनना, मैंने बहुत महामारी में वैक्सीन देखे हैं जो विदेश में बनते थे, और कई डिकेड्स के बाद, कुछ 45 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद, कोई 30 साल के बाद भारत में आता था, और वो विदेश में बना हुआ आता था। इस बार कोरोना महामारी में हमारे देश ने 1 साल के भीतर 2 वैक्सीन तैयार किया, और जिस प्रकार से लोगों को वैक्सीन दिया गया, 220 करोड़ डोज दिया गया, मैंने स्वयं 3 डोज दिया है, और आज हम बिना मास्क कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं यहाँ, ये सरकार की उपलब्धि है, और उसको गिनाए तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत बात है। आपकी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो हमारी अर्थव्यवस्था 9 साल पहले 10वें नंबर के पायदान पर थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था सरकार के प्रयत्नों से, और कोरोना महामारी में सभी देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, तब हमारी अर्थव्यवस्था अभी उभर रही है, और 10वें पायदान से आज हम 5वें पायदान पर आए हैं, और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपने भारत देश जैसे देश में उपलब्धि है। जिस प्रकार से कोरोना में निश्चित रूप से हमने बहुत चैलेंज देखी, मगर जिस प्रकार से हमारे यहाँ लॉकडाउन का पालन हुआ, 135 करोड़ की जनता में हमने देखा, चाइना या डेवलप कंट्री में लोग लॉकडाउन के अगेंस्ट में आकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद पूरी देश की पूरी जनता ने लॉकडाउन का पालन किया, और जिस प्रकार से बहुत सीमित हमारे पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी हमने जिस प्रकार से कोरोना से लड़ा और हमने विजय किया, बहुत बड़ी ये बात है, तो इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यानी आपके नजरिए में जो उपलब्धियां हैं उनका जिक्र होना चाहिए, विपक्ष का भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि बहुत खास समय है जिस बीच ये बजट सत्र हो रहा है, ऐसे में एक अच्छा पॉजिटिव संदेश संसद से निकलकर आम जनता और दुनिया के बीच जाना चाहिए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर सोलंकी आपका, एनके प्रेमचंद्रन जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। और आइए एक बार फिर से हम लोकसभा का अपडेट ले लेते हैं। अमरेंद्र गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, तमाम अपडेट फिलहाल क्या मिल रहा है? अखिलेश ने राज्यसभा को लेकर जानकारी दी है कि कुछ नोटिस मिले हुए हैं, जो तमाम मुद्दे हैं शून्यकाल के दौरान और प्रश्नकाल के दौरान भी काफी अहम सवाल हैं जो किए जाने हैं। लोकसभा से पहले क्या अपडेट मिल रहा है? कार्रवाई शुरू होने वाली कुछ ही मिनटों बाद।
प्रीति, जिस तरह से कि आपको पता है कि आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, इसके अलावा प्रश्नकाल में काफ़ी अहम सवाल कई मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं, जो प्रश्नकाल में माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित सवाल करने वाले हैं, जिसमें सड़क, राजमार्ग, केमिकल, फर्टिलाइजर से जुड़े सवाल हैं। इसके अलावा 0 आवर्स में भी कुछ नोटिसेस हैं जो बिजनेस लिस्ट में हैं। इसके अलावा कई कमेटी जो है, संसद की जो समितियां हैं, उनके प्रतिवेदन को टेबल करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, वो एक खासा अहम पल माना जा सकता है, जब लोकसभा में जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया, और उसमें उन्होंने एक सबसे अच्छी बात बताई कि ये सरकार जो है बिना भेदभाव के, किसी भी बिना भेदभाव के ये देश के लिए कार्य कर रही है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर या तो मूर्त रूप ले रही हैं, या लगभग वो योजनाएं जो आम जन तक हैं वो पहुंचने के लिए लगभग वो पूरी होने वाली हैं। तो ये एक बड़ी बात है मोदी सरकार की। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से G20 का एक शिखर सम्मेलन चल रहा है पूरे देश में, उसको लेकर कई चुनौतियों के समाधान खोजने का एक प्रयास भारत कर रहा है। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस कई जो सारे मुद्दे हैं उसकी जो झलक है आज लोकसभा में देखने को मिलेगी। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरींद्र गुप्ता आपका संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम अपडेट को, जानकारी को लोकसभा से जुड़ी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए एजेंडे में आगे, प्रश्नकाल काफी महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ आज सामने आएगा। क्या रहेगा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान खास, एक नजर डालते हैं। नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद पूनम बेन माडम जल शक्ति मंत्रालय से PMKSY के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विनायक भावराव राउत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से PMUY के अंतर्गत प्राथमिकताओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद भागीरथ चौधरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रवि किशन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 और 6 लेन वाले राजमार्गों में बदलने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद ब्रजेंद्र सिंह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अमृत योजना के अंतर्गत लक्ष्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से केरल में अमृत योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी विद्युत मंत्रालय से हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अरविंद सावंत जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विष्णुदत्त शर्मा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से PM कुसुम के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर नागर विमानन मंत्रालय से कोहरे के कारण उड़ानों में व्यवधान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मनोज तिवारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से गैस पाइपलाइन परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद संजय काका रामचंद्र पाटिल विद्युत मंत्रालय से विद्युत की मांग में वृद्धि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद PR नटराजन नागर विमानन मंत्रालय से रूट डिस्पोजल संबंधी दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दुर्गा दास उइके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर कार्य से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद जयदेव गल्ला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पथ विक्रेताओं को सुविधाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कौशलेंद्र कुमार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जल शक्ति मंत्रालय से बांधों से के संबंध में अध्ययन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रमेश चंद्र कौशिक जल शक्ति मंत्रालय से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वानिकी कार्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
सांसद अब्दुल खालेक जल शक्ति मंत्रालय से जल निकायों के प्रदूषण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गीता विश्वनाथ वांगा जल शक्ति मंत्रालय से पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास विधि और न्याय मंत्रालय से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रधानमंत्री कार्यालय से सरकारी क्षेत्र में SC, ST और OBC के प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद M मोहम्मद अब्दुल्ला युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेल संबंधी शासी निकायों द्वारा युवा खिलाड़ियों को परामर्श दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल संस्कृति मंत्रालय से अग्रसेन की बावड़ी के नाम में संशोधन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद सतीश चंद्र दुबे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ई अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद JB माथेर हीशम विदेश मंत्रालय से G20 में भारत की अध्यक्षता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विभिन्न अधिनियमों के लिए प्रस्तावित संशोधन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल श्रम और रोजगार मंत्रालय से निर्वाह मजदूरी संबंधी शोध से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद संजय सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जोशीमठ में भूमि के धंस जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद राजमणि पटेल विधि और न्याय मंत्रालय से विभिन्न मंत्रालयों में लंबित फौजदारी और दीवानी मामलों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कनक मेदला रवीन कुमार विधि और न्याय मंत्रालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद बिनोय विश्वम युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खिलाड़ियों के लिए डोपिंग परीक्षण से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद वंदना चौहान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से राष्ट्रीय डीकार्बनाइजेशन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद तिरुचु शिवा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय खेल संहिता से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद KRN राजेश कुमार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकी और बैटरी पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी संबंधी आविष्कार से संबंधित सवाल पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। फोटो खींच लो।